Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 7th April 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about Bucha massacre. And this topic is important from our syllabus GS पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू. तो देखिए, बूचा एक शहर है जो यूक्रेन के कैपिटल सिटी कीव से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पे है इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, मतलब बिल्कुल पास में है. काफ़ी कम पॉपुलेशन है यहाँ पे, लगभग 37,000 की पॉपुलेशन है. हुआ क्या है कि बूचा से खबरें निकल के आ रही हैं कि रशियन सोल्जर्स ने वहाँ पे कई सारे सिविलियंस को मार डाला है. देखिए, लड़ाई चल रही है यूक्रेन और रशिया के बीच में, और उसमें दोनों साइड से ही आर्म्ड फोर्सेस की कैजुअलिटीज़ हो रही हैं. वो फिर भी एक्सेप्टेबल है. लेकिन बूचा जो शहर जो लगभग 30 से 35 दिनों से तक के लिए रसिया के कंट्रोल में था, अब वहाँ से धीरे धीरे रशियन फोर्सेस पीछे हट रहे हैं. एंड वाइल रिसीडिंग द न्यूज़ इज़ कमिंग आउट कि उन्होंने कई सारे इनोसेंट सिविलियंस को मार डाला है, और वो भी एट्रोसियस तरीके से. किसी के हाथ पाँव को बांध करके गोली मार दी. ऐसे बहुत सारी खबरें आ रही हैं, और माना जा रहा है कि लगभग 300 से भी ज़्यादा इस तरह की लाशें ऐसे अबैंडन्ड पाई गई हैं इन द सिटी ऑफ बूचा. और अब यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन और बाकी सारे जो वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनके लीडर्स भी कह रहे हैं कि व्लादिमीर पुतिन रसिया के प्रेसिडेंट के खिलाफ वॉर क्राइम और जीनोसाइड के केसेस चलाए जाएं इन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट. अब इंडिया के लिए एक बार फिर से डायलेमा के सिचुएशन बन गए हैं, क्योंकि अब इस मसाकर के बावजूद भी इंडिया रसिया को इम्प्लिसिटली सपोर्ट नहीं कर सकता. जिस तरीके से अभी तक का इंडिया का स्टैंड रहा है, इंडिया ने कभी भी रसिया को ओपनली क्रिटिसाइज नहीं किया है. इनफैक्ट एट सम प्लेसेस इंडिया हैज़ कंडोन्ड रसियाज एक्शन. तो इंडिया की जो बैलेंस्ड अप्रोच थी वो अब उसको कंटिन्यू कर पाना मुश्किल हो गया है. और इंडिया के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं यूनाइटेड नेशन के अंदर, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव मिस्टर टी.एस. तिरुमूर्ति, उन्होंने स्टेटमेंट रिलीज़ की है जिसमें हमने इस मसाकर को कंडेम किया है. तो माना जा सकता है कि फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया हैज़ यूज्ड ए स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज एट यूएनएससी रिगार्डिंग यूक्रेन क्राइसिस, एंड इट हैज़ कंडेम्ड एक्शंस टेकन बाई रसियन फोर्सेस. तो ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि इंडिया ने रसियन फोर्सेस के एक्शंस को क्रिटिसाइज किया. स्टेटमेंट देखते हैं. रिसेंट रिपोर्ट्स ऑफ सिविलियन किलिंग इन बूचा आर deeply disturbing. We unequivocally condemn these killings and support the call for independent investigation. India continues to remain deeply concerned at the worsening situation and reiterates its call for immediate cessation of violence and end hostilities. अब इस बूचा मसाकर के बाद डिमांड हो रही है कि रसिया को यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के मेंबरशिप से निकाल दिया जाए. तो पहले ब्रीफली रिवाइज कर लेते हैं कि क्या है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, फिर देखेंगे कि इससे रसिया को निकालने की बात क्यों चल रही है. देखिए, ये एक यूनाइटेड नेशन की बॉडी है, नाम से ही जैसे आपको पता चल रहा है, जो पूरे दुनिया भर में ह्यूमन राइट्स को इंश्योर कराने के लिए काम करती है. यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल इसको इस्टेब्लिश किया गया था 2006 में, और इट रिप्लेस्ड यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन, और रिप्लेस करके बॉडी बना दी गई यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल. इसके टोटल 47 मेंबर कंट्रीज़ होते हैं एक बार में. किसी भी वक्त इसके 47 कंट्रीज़ ही मेंबर होते हैं. तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली आपस में से 193 मेंबर्स में से 47 मेंबर्स को चुन करके भेजती है फॉर द टर्म ऑफ 3 ईयर्स. टर्म फिर से रिन्यू हो सकता है फॉर 2 कंसेक्यूटिव टाइम्स, यानी कि 6 साल तक मेंबरशिप हो सकती है 3-3 करके. फिर तीसरे टर्म लगातार नहीं हो सकती, उसके बाद ब्रेक लेना होगा, फिर जा कर के आपको मेंबरशिप मिल सकती है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में. तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 193 मेंबर्स आपस में से 47 मेंबर्स को चुन करके भेजते हैं इन यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल फॉर द पीरियड ऑफ 6 ईयर्स विच कैन बी एक्सटेंडेड फॉर सेकेंड टर्म. दैट इज अप टू पीरियड ऑफ 3 ईयर्स के लिए चुन के भेजा जाता है, विच कैन बी एक्सटेंडेड फॉर द नेक्स्ट टर्म एंड विच कैन बी एक्सटेंडेड अप टू टोटल 6 ईयर्स. तो ये तो हो गई बात यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल की. पर्पस है ह्यूमन राइट्स को इंश्योर कराना. अब मुद्दे की बात यह है कि अभी रसिया भी इसका मेंबर है और इंडिया भी इसका मेंबर है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल का. अगर रसिया की बात की जाए तो इसकी 3 साल की जो मेंबरशिप है स्टार्टेड ऑन 1 जनवरी 2020
1। तो 2023 दिसंबर तक रसिया इसका मेंबर रहने वाला है नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में। लेकिन यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल का रिजोल्यूशन नंबर 60/251 देखा जाए तो साफ साफ कहता है कि जो भी मेंबर कंट्रीज हैं सबसे पहले तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू एंश्योर ह्यूमन राइट्स एंड अपहोल्ड हाई ह्यूमन राइट स्टैंडर्ड। तो मेंबर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज़्यादा है एज पर दिस यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल रिजोल्यूशन 60/251। और रसिया मेंबर है और रसिया खुद ही ह्यूमन राइट्स के वायलेशन कर रहा है और मास लेवल पे ह्यूमन राइट्स के वायलेशन उसने ओवरऑल यूक्रेन में किए हैं और बूचा में तो उन्होंने बहुत उसको एक स्टेप आगे लेकर के गए हैं। दैट कैन बी कंसिडर्ड एज एन एट्रोसियस एक्टिविटीज़ अगेंस्ट ओवरऑल ह्यूमन राइट्स। तो इस कारण से अब यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के अंदर रिजोल्यूशन लाया जा रहा है टू रिमूव रसिया। अभी तक रिजोल्यूशन वो रखा नहीं गया है बट नाउ दिस विल बी प्रेजेंटेड इन द डेज टू कम एंड दैट विल बी द बिगेस्ट लिटमस टेस्ट फॉर इंडिया। ये इंडिया के लिए बहुत अब एक मेजर आप समझिए डिप्लोमेटिक चैलेंज है क्योंकि इंडिया के लिए कोई भी स्टैंड ले पाना फिर से कठिन हो जाएगा। इंडिया एब्सटेन भी नहीं कर सकता, एब्सेंट होना भी इस बार रसिया का सपोर्ट माना जाएगा। अब देखिए दोनों ही साइड रसिया और यूएस अपने अपने तरफ से इंडिया के लिए दबाव बना रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे रसिया का स्टेटमेंट क्या कहते हैं, रसिया टू यूएन मेंबर्स, यू आर विथ अस और अगेंस्ट अस। मॉस्को विल इंटरप्रेट ए फेलियर टू वोट अगेंस्ट अस इट्स आउस्टर फ्रॉम ह्यूमन राइट्स काउंसिल एज ए शो ऑफ सपोर्ट फॉर द यूएस। तो अगर तुमने इस रिजोल्यूशन के खिलाफ वोट नहीं किया, एब्सेंट होने के लिए भी नहीं कह रहा है, अगर इसके खिलाफ वोट नहीं किया तो हम मानेंगे कि यू आर अगेंस्ट अस। इधर यूएस वार्न कर रहा है, यूएस वार्न्स ऑफ सिग्निफिकेंट कॉस्ट इफ इंडिया डीपेंस इट्स टाइज विथ रसिया। तो दिस इज गोइंग टू बी अ मेजर चैलेंज फॉर इंडिया इन कमिंग डेज। अब देखना होगा कि इंडिया किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है। आने वाले टाइम में इस पे सवाल बनेंगे इंटरव्यू में, मेंस में और इवन पीटी में। पीटी में आपसे आप लोकेशन बेस्ड सवाल पूछा जा सकता है, बूचा कहाँ है, डॉनबास कहाँ है, ये सब सवाल आपसे पूछा जा सकता है। रसिया भी मेंबर है, इंडिया भी मेंबर है। इंडिया 2022 से लेकर के 2024 तक मेंबर रहेगा। दैट विल बी इट्स सेकेंड टर्म। हम 2018 से 21 तक मेंबर थे और फिर 22 से 24 हमने मेंबरशिप एक्सटेंड करा ली 3 साल की और। अब हम सोच रहे होंगे, आई एम जस्ट सेइंग ऑन द लाइटर साइड, अच्छा होता मेंबरशिप ना होता अभी, तो ये टेंशन तो नहीं होता कम से कम कि भाई वोट करो, एक कह रहा करो, एक कह रहा है मत करो। अभी सवाल ये उठता है, थोड़ा बहुत ब्रीफली ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि क्यों रशियन सोल्जर्स जो है सिविलियंस को मारने पे उतारी हो गए हैं। वाई रशियन सोल्जर्स आर किलिंग सिविलियंस ऑफ यूक्रेन। तो कारण सरल है, रसिया इज़ ग्रोइंग इम्पेशेंट नाउ बिकॉज ऑफ यूक्रेनियन रेजिस्टेंस। 45 दिन से भी ज़्यादा हो चुके हैं इस वॉर को स्टार्ट हुए और अभी तक किसी कंक्लूजन पे पहुंचा नहीं है ये वॉर। अगर रसिया ने, आप देखें, जब वॉर स्टार्ट किया था तो उसके अपने गोल्स जो हैं वो क्लियरली डिफाइन किए थे। गोल्स वेयर टू रिमूव यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जेलेंस्की। सेकेंड, यूक्रेन की आर्म्ड फोर्सेस को, जो मौजूदा आर्म्ड फोर्सेस की स्ट्रेंथ है उसको 1/5 तक वो रिड्यूस कर देंगे। और तीसरा, जो डॉनबास रीजन है, मेन लड़ाई तो इसी के लिए थी ना कि जो डॉनबास रीजन है यूक्रेन का, जो रसिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है, जहाँ पे ज़्यादातर रशियन स्पीकिंग लोग रहते हैं, इस डॉनबास रीजन को इंडिपेंडेंट फ्री कराया जाए यूक्रेन से। दैट वाज द 3 मेन गोल्स इस्टेब्लिश्ड बाय रसिया बिफोर स्टार्टिंग इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। तीनों के तीनों गोल अभी तक अचीव नहीं हो पाए हैं, ग्राउंड पे कोई खास प्रोग्रेस हो नहीं रहा है और ये वॉर जो है वो लगभग स्टैटिक हो गया। स्टैटिक मतलब नो प्रोग्रेस ऑन ग्राउंड। और वॉर में कैसा होता है कि जिस भी साइड ने वॉर स्टार्ट किया है और उसके बाद अगर वॉर स्टैटिक हो जाए तो उस साइड की ये डिफीट मानी जाती है। आपने लड़ाई स्टार्ट की है तो अब आप इस लड़ाई को ख़त्म कीजिए, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आपके लिए ये डिफीट माना जाएगा। सो स्टैटिक वॉर इज़ कंसिडर्ड एज ए डिफीट फॉर द इनिशिएटर। और इसी आर्ग्यूमेंट के बेसिस पे माना जा रहा है कि रसिया इज़ गेटिंग डिफीटेड, क्योंकि रशियन फोर्सेस को कोई बहुत मेजर विक्ट्री ग्राउंड पे मिल नहीं रही है। जेलेंस्की अभी भी है, रशियन फोर्सेस को यूक्रेन अभी भी रेजिस्टेंस दे रहा है। अभी ये स्टैटिक वॉर का कुछ मैं एग्जांपल देता हूँ, अलग अलग आर्टिकल से मैं निकाल करके ले आया हूँ मैंने आपके लिए। 1965 का वॉर स्टार्ट किया था पाकिस्तान ने, ठीक है।
तो अब पाकिस्तान की जिम्मेदारी बनती थी ख़त्म करना, नहीं कर पाए तो पाकिस्तान की हार है। एंड दैट इज़ हाउ वी से कि पाकिस्तान वाज डिफीटेड इन 1965। थोड़े बहुत नुकसान हमें भी हुए थे। फॉर एग्जांपल ये क्विंट का रिपोर्ट देखिए, तो इट इज एस्टिमेटेड दैट पाकिस्तान लॉस्ट अबाउट 300 टैंक्स, इंडिया लॉस्ट 128 टैंक्स, 3000 इंडियन सोल्जर्स and 3,800 Pakistani soldiers were reportedly killed. India held about 690 square kilometer of Pakistan territory, while Pakistan held 250 square kilometer of territory in Kashmir, Rajasthan. तो थोड़ा बहुत लॉस हमें भी उठाना पड़ा, लेकिन शुरुआत की थी पाकिस्तान ने और पाकिस्तान ख़त्म नहीं कर पाया। दैट इज़ वाई इट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ डिफीट ऑफ पाकिस्तान। अगर 1971 वॉर की बात की जाए, शुरुआत की हमने ईस्ट पाकिस्तान में, हम घुसे 3 दिसंबर को, 13 दिन के अंदर पाकिस्तानी आर्मी को हमने सरेंडर कराया। यहाँ देख सकते हैं पाकिस्तान आर्मी जनरल नियाजी सरेंडर डॉक्यूमेंट साइन करते हुए। तो 13 दिन के अंदर हमने सरेंडर कराया एंड दैट इज़ वाई इट इज़ कंसिडर्ड टू बी विक्ट्री ऑफ इंडिया। अगर हमने शुरुआत करी होती और अगर हम इसको ख़त्म ना कर पाते, स्टैटिक वॉर हो जाता, तो दैट कुड हैव बीन कंसिडर्ड एज डिफीट। तो फॉर्चुनेटली दैट वाज अ मैसिव विक्ट्री फॉर अस। तो ये होता है वॉर को एनालाइज करने का तरीका। और अगर मौजूदा वॉर को इस एस्पेक्ट से देखा जाए तो ये वॉर रसिया ने स्टार्ट किया और ये वॉर अब ग्राउंड पे स्टैटिक हो चुका है एंड दिस इज़ हाउ रसिया कैन बी कंसिडर्ड एज ए डिफीटेड साइड। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट भारत नेट प्रोग्राम। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, भारत नेट प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था 2012 में। बाद में एक्चुअली जब स्टार्ट किया गया था तो उसका नाम था नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क प्रोग्राम बाद में, और वो मनमोहन सिंह की सरकार ने स्टार्ट किया था 2012 में। बाद में वाजपेयी, ये मोदी जी की सरकार ने इसका नाम बदल करके कर दिया भारत नेट प्रोजेक्ट 2015 में। तो स्टार्ट हुआ था नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, अब इसको भारत नेट प्रोग्राम नाम से जानते हैं 2015 से। तो अब आपको पुराना नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, नया नाम याद रखिए। इसका गोल समझिए, इसका टारगेट था कि जितने भी हमारे ग्राम पंचायत हैं, 2.5 लाख तक जो हमारे ग्राम पंचायत हैं, उनको ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराई जाए ऑफ 100 Mbps। लगभग 1,60,000 ग्राम पंचायत को कवर किया जा चुका है अंडर भारत नेट प्रोजेक्ट के अंतर्गत। फिर भारत नेट प्रोजेक्ट को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक्सटेंड कर दिया, इसके टारगेट्स को और बढ़ा दिया। उन्होंने कहा कि सिर्फ 2.5 लाख ग्राम पंचायत ही नहीं, जो 6 लाख विलेजेज हैं, सिर्फ ग्राम पंचायत नहीं, जितने विलेजेज हैं हमारे देश में, उन सब के इंपॉर्टेंट लोकेशंस पे, जैसे स्कूल्स में या वहाँ के हॉस्पिटल्स में, अलग अलग प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में, सब जगह इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाए। तो ये नया टारगेट है भारत नेट प्रोजेक्ट का या भारत नेट प्रोग्राम का। सिर्फ ग्राम पंचायत में नहीं, गांव के अंदर जो इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं वहाँ पे भी इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाए। और इसके लिए अब डेडलाइन फिक्स की गई थी 2025 कि 2025 तक भारत नेट प्रोग्राम को कंप्लीट कर लिया जाए। न्यूज़ ये निकल के आ रही है कि भारत नेट प्रोग्राम 2025 तक कंप्लीट होता हुआ दिख नहीं रहा है, काफ़ी स्लो काम चल रहा है। 2022 तक सिर्फ 1,72,000 1.72 लाख ग्राम पंचायत कवर हुए हैं आउट ऑफ 2.5 लाख। तो ये सुन के तो लगा कि ठीक है 1.72 तो हो गया, लेकिन मुद्दे की बात ये है कि आउट ऑफ 1.5 लाख ग्राम पंचायत तो 2017 तक ही कवर हो गए थे और आने वाले 5 साल में बस लगभग 25,000 ही ग्राम पंचायत कवर हुए हैं। तो दिस इज़ हाउ भारत नेट प्रोग्राम इज़ मूविंग स्लो। मेरा मेन पर्पस जो था वो भारत नेट प्रोग्राम को पढ़ाना था कि क्या है, रादर दैन टेलिंग यू द करेंट न्यूज़। करेंट न्यूज़ तो ठीक है बट इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, आजकल इंटरव्यू सेशंस चल रहे हैं, आने वाले APSC इंटरव्यू के लिए कई सारे स्टूडेंट्स हमसे बातचीत करते हैं, हम लोग मॉक इंटरव्यूज़ भी रख रहे हैं। तो उसमें कई सारे इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स आते हैं इंटरव्यू देने के लिए। तो अलग अलग बैकग्राउंड के स्टूडेंट से यही सवाल एक बनता है इन जनरल कि आप अपनी जो भी एकेडमिक नॉलेज है उसका इस्तेमाल सिविल सर्विसेज में कैसे करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनसे अगर ये सवाल पूछा जाता है कि आप अपने एकेडमिक नॉलेज का इस्तेमाल सिविल सर्विसेज में कैसे करेंगे, तो वहाँ पे आप भारत नेट प्रोग्राम, डिजिटल इंडिया, इन सब का जिक्र कर सकते हैं कि सर भारत नेट प्रोग्राम एक इम्पॉर्टेंट फ्लैगशिप स्कीम है भारत सरकार की, जिसके अंतर्गत 100 Mbps की इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करानी है। और मेरा इलेक्ट्रॉनिक बैकग्राउंड या IT का बैकग्राउंड है जो मुझे मदद करेगा इस प्रोग्राम को प्रॉपर इम्प्लीमेंट करने में, अगर कोई चैलेंजेज आते हैं तो उसको समझने में और बेहतर सर्विस प्रोवाइड कराने में। तो इस तरीके से अगर इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड है तो इंटरव्यू में आप भारत नेट प्रोग्राम को प्रिपेयर करके जाइए। नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन भी देख लेना, ओवरऑल डिजिटल इंडिया भी एक बार देख लेना। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट राजा रवि वर्मा। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस GS पेपर 1 आर्ट एंड कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू।
राजा रवि वर्मा क्यों न्यूज़ में आए ये भी समझिए। राजा रवि वर्मा हमारे मॉडर्न इंडिया के काफ़ी इम्पोर्टेंट पेंटर हैं, आर्टिस्ट हैं। और उनकी एक पेंटिंग थी द्रौपदी वस्त्रहरण, ये है पेंटिंग का रेप्लिका द्रौपदी वस्त्रहरण। उसका हाल फिलहाल में ऑक्शन कराया गया 6 अप्रैल को, दैट इज़ वाई ही वॉज इन न्यूज़। तो समझते हैं राजा रवि वर्मा जी के बारे में। ही इज़ रेफर्ड एज फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्ट। तो बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी के आसपास ही वॉज देयर एंड ही वॉज लोकेटेड इन एरियाज नियर महाराष्ट्र। तो लोनावला के आसपास उन्होंने अपना प्रिंटिंग प्रेस भी खोला था, ठीक है। तो 1900 के आसपास ही इज़ कंसिडर्ड टू बी फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्ट। उनकी जो पेंटिंग थी दैट इज़ नोन फॉर रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल ऑफ इंडियन गॉड्स एंड गॉडेसेस। तो पहले गॉड्स एंड गॉडेसेस को एक अलग तरीके से दिखाया जाता था, पीछे हैलो है एंड ऑल दैट। उन्होंने गॉड्स एंड गॉडेसेस को इंसानों की तरह नॉर्मल पोजेज में उनकी पेंटिंग बनाना शुरू की उन्होंने, राजा रवि वर्मा ने। राजा रवि वर्मा की खासियत एक और थी, इन्होंने वैसे तो ज़्यादातर राजाओं के लिए, रॉयल किंग्स के लिए उनकी पेंटिंग की, लेकिन उन्होंने मासेस के अंदर पेंटिंग को पॉपुलर कराने में बहुत काम किया। मासेस के अंदर पेंटिंग, मासेस के लिए पेंटिंग उस टाइम में लग्जरी हुआ करता था भाई, आम आदमी के लिए पेंटिंग नहीं हुआ करती थी। पेंटिंग बस राजा महाराजाओं के लिए होती थी और मासेस के लिए पेंटिंग अवेलेबल भी नहीं होती थी, क्योंकि काफ़ी कॉस्टली होता था। एक पेंटिंग को बनाने में महीना भर टाइम लगता था। आज की तरह नहीं कि फ़ोटो क्लिक किए हो गया। उस टाइम में राजा रवि वर्मा ने प्रिंटिंग चालू कराया था, प्रिंटिंग प्रेस लगाया था, एक नया तरीके का मेथड अप्लाई करना शुरू किया था। उन्होंने तो इन्वेंट नहीं किया था, लेकिन उसका यूज करना इंडिया में शुरू किया, जिसका हम कहते हैं ओलेग्राफी। ओलेग्राफी मतलब एक कोई प्रॉपर पेंटिंग है, इस पेंटिंग की प्रिंट करना। तो इस पेंटिंग के ऊपर कैसा है कि इस तरह से आपने कोई दूसरा पेपर लगाया और पेपर के ऊपर से आपने धीरे से फिर ये निशान बना लिए और उसका प्रिंट निकाल लिया, तो ओलेग्राफी शुरू कराया। और इस तरीके से राजा रवि वर्मा का कंट्रीब्यूशन है कि अलग अलग घरों में, गरीब परिवारों में भी धीरे धीरे पेंटिंग्स अवेलेबल होने लगे। अब हैंडमेड पेंटिंग तो नहीं, लेकिन प्रिंटेड पेंटिंग अवेलेबल होने लगे। सो दिस इज हाउ यू कैन से कि राजा रवि वर्मा डेमोक्रेटाइज्ड आर्ट एंड कल्चर, स्पेशली पेंटिंग इन इंडिया। दैट इज हिज बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन। ओलेग्राफी को उन्होंने इंडिया में पॉपुलराइज कराया है। ओलेग्राफी क्या होता है? ओलेग्राफी इज ए काइंड ऑफ प्रिंट डिज़ाइन विच रिजेंबल्स ऑयल पेंटिंग। तो ऑयल पेंटिंग तो देखिए पेंटर बनाता है काफ़ी मेहनत से, आर्टिस्टिक टेक्निक्स दिखते हैं उसमें, लेकिन उसका प्रिंट डिज़ाइन लिया जाए तो उसको ओलेग्राफी कहते हैं। और ओलेग्राफी को इंडिया में पॉपुलर कराया राजा रवि वर्मा ने। और इसी की मदद से आप कह सकते हैं कि गरीब परिवारों में भी पेंटिंग्स अवेलेबल होने लगे, दो नॉट हैंड पेंटिंग बट ए प्रिंटेड वन। तो ओलेग्राफी इज अ मेथड ऑफ रिप्रोड्यूसिंग एन ऑयल पेंटिंग ऑन पेपर इन ए सच ए मैनर दैट एग्जैक्ट कलर एंड ब्रश स्ट्रोक्स टेक्सचर्स आर डुप्लीकेटेड। तो इट इज़ इनफैक्ट एन इमिटेशन ऑफ पेंटिंग। ओरिजिनल तो नहीं है, लेकिन उसकी एक इमिटेशन है प्रिंटेड फॉर्मेट में। कैसे डिफरेंस बताएं? अगर आपने इंटरव्यू में कह दिया कि सर मेरी हॉबी पेंटिंग है, तो आपसे अलग अलग तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं कि बताओ ऑयल पेंटिंग कैसे होती है, मिनिएचर क्या है। उसमें आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बताओ ऑयल पेंटिंग और ओलेग्राफी वाली पेंटिंग में अंतर पहचानना हो तो कैसे पहचानेंगे। तो देखो, ऑयल पेंटिंग जो पेंटर ने हाथ से बनाया है, उसको अगर ध्यान से देखोगे तो उस पर थोड़ा सा इस तरीके का आपको शेप दिखेगा। मतलब इफ़ यू सी, तो आपको ब्रश स्ट्रोक्स दिखेंगे थोड़े थोड़े से। एकदम नज़दीक से जाकर के देखोगे तो ओरिजिनल ऑयल पेंटिंग में हल्का सा ब्रश का स्ट्रोक दिखेगा, लेकिन अगर वही प्रिंट है तो उस पर स्ट्रोक्स जैसा कोई भी चीज़ नहीं दिखेगा, वो प्लेन चलेगा, बिल्कुल एकदम प्लेन। दैट विल हैव नो टेक्सचर। सो ओलेग्राफ विल हैव नो टेक्सचर व्हाइल ऑयल पेंटिंग्स विल हैव सम ब्रश स्ट्रोक्स। दिस इज हाउ यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन ऑयल पेंटिंग एंड ओलेग्राफ्स। ओलेग्राफ्स आर प्रिंट्स। मेंस में आपसे इस तरीके से राजा रवि वर्मा पे सवाल पूछा जा सकता है, व्हाट आर द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ राजा रवि वर्मा टू इंडियन आर्ट। ऑफ कोर्स आप कह सकते हैं कि इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्ट, पेंटर ऑफ 18th सेंचुरी। उनकी खासियत, उनके पेंटिंग के कुछ फीचर्स, यूरोपियन फ्यूजन। तो यूरोपियन टेक्निक्स और यूरोपियन जो स्टाइल्स थे उसको इंडियन स्टाइल के साथ उन्होंने थोड़ा फ्यूज किया, और पेंटिंग को लेकर के कास्ट या क्लास हायरार्की को ब्रेक किया। पहले कैसा था कि पेंटिंग जो है बस बड़े राजा महाराजाओं में या के पास होती थी या मंदिरों में होती थी, उसको उन्होंने डेमोक्रेटाइज किया। ही स्टार्टेड प्रिंटिंग एंड दिस इज़ हाउ ओलेग्राफी एंड दिस इज़ हाउ ही मेड पेंटिंग अवेलेबल इवन टू द पुअरर सेक्शन, इवन टू द दलित्स एंड ऑल। उसके कारण उनको बहुत ज़्यादा बैकलैश भी झेलना पड़ा। राजा रवि वर्मा पे एक
इनफैक्ट उन पर तो 4 मूवीज़ बन चुकी हैं, लेकिन एक मूवी हाल फिलहाल में आई थी, आप उसको देख सकते हैं। आई फॉरगेट, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द नेम, कुछ ऐसे ही राजा रवि वर्मा ही शायद से नाम है उसका। तो आप देखेंगे कि उसमें उनको कई बार समाज से बैकलैश भी झेलना पड़ा है, लेकिन ही कैन बी सेड द समवन हु contributed in democratization of Indian art। उसके अलावा डिपिक्शन ऑफ सोशल रियलिटीज़, राजा रवि वर्मा सिर्फ राजा महाराजाओं के और देवी देवताओं के फ़ोटो नहीं बनाते थे, सोशल रियलिटीज़, इकोनॉमिक चैलेंजेस भी बनाते थे। उनकी सबसे पॉपुलर एक पेंटिंग है अ फैमिली ऑफ बेगर, जिसमें गरीब परिवार के चैलेंजेस को उन्होंने अपनी पेंटिंग में दिखाने की कोशिश की है। इंडियन मिथोलॉजी के लिए भी वो पेंटिंग बनाते थे, जिससे मिथोलॉजी के अलग अलग एस्पेक्ट्स को रिप्रेजेंट करते थे। एग्जाम्पल द्रौपदी वस्त्र हरण। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स ऑफ इंडिया। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, एक कंट्री अलग अलग लेवल पे इकोनॉमिक इंटीग्रेशन कर सकता है दूसरे देशों के साथ। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन मतलब अपने ट्रेड को प्रमोट करने के या इकोनॉमिक इंटरेक्शन के अलग अलग लेवल हैं। सबसे पहला लेवल है प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। इसमें एक पॉजिटिव लिस्ट होती है जिन जिन चीज़ों पे ट्रेड किया जाएगा इन अ लिबरलाइज्ड मैनर। पॉजिटिव लिस्ट की गुड्स होती हैं। पॉजिटिव लिस्ट होता है जिसमें वो गुड्स लिखे रहते हैं जिन पे लिबरलाइज तरीके से ट्रेड किया जाएगा। फिर होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसमें निगेटिव लिस्ट होता है। मुझे लगता है कुछ दिनों पहले मृदुल सर ने जरूर कराया था आपको, एक ही वीक हुआ है जिस दिन मैंने ब्रेक लिया था। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में निगेटिव लिस्ट होता है, कुछ एक गिने चुने आइटम होते हैं जिनको छोड़ करके बाकी सारे आइटम्स पे लिबरलाइज तरीके से ट्रेड होता है। लिबरलाइज तरीके से हमारा मतलब है कि काफ़ी कम इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी एप्लीकेबल होगा, कोटा सिस्टम ख़त्म कर दिया जाता है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से हाइयर वर्जन होता है सीका। सीका में कैसा होता है, गुड्स के अलावा सर्विसेज भी लिबरलाइज तरीके से ट्रेड होंगी। सीका से भी हाइयर वर्जन होता है सीपा, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। गुड्स के अलावा सर्विसेज या इन्वेस्टमेंट या टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र ये सब भी हो अगर दो देशों के बीच में, तो कहेंगे कि सीपा है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। उससे भी ऊंचा होता है कस्टम्स यूनियन। कस्टम्स यूनियन में कैसा करते हैं कि मान लीजिए कि 3 कंट्री ने मिलकर के कस्टम यूनियन साइन किया है आपस में, तो फिर बाकी पूरे दुनिया के लिए वो लोग सेम टैरिफ रखते हैं फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड। यानी कि ए और बी और सी ने कस्टम्स यूनियन बनाया, तो अब मान लीजिए कि वीट आ रहा है किसी डी कंट्री से इन ए, बी या सी, तीनों के तीनों सेम इंपोर्ट ड्यूटी रखेंगे उस वीट पे इफ़ इट कम्स टू आइदर ऑफ द 3 कंट्री। ठीक है। कस्टम्स यूनियन से भी ऊपर होता है कॉमन मार्केट। कॉमन मार्केट में देयर इज़ फ्री फ्लो ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कि आराम से लेबर यहाँ से वहाँ जा सकता है, इधर से उधर जा सकता है, कैपिटल मूवमेंट आराम से हो सकता है। तो यूरोपियन यूनियन कैन बी कंसिडर्ड एज एन एग्जांपल ऑफ कॉमन मार्केट। उससे भी ऊपर होता है इकोनॉमिक मार्केट, जहाँ पे कुछ देश मिल करके कॉमन करेंसी अडॉप्ट कर लेते हैं, और यूरो जोन कैन बी एन एग्जाम्पल ऑफ इकोनॉमिक मार्केट। तो अलग अलग लेवल पे इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के फीचर्स मैंने यहाँ भी दे रखे हैं। ठीक है। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इसमें सबसे बेसिक सा होता है। इंडिया ने अभी तक 13 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए हैं। अब मैंने ये आर्टिकल इसलिए नहीं कवर किया है कि आपको मैं रटाऊँ 13 के 13 नाम कि इंडिया के किसके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, बट एक बार फिर भी देख लीजिए, इंडिया के श्रीलंका के साथ, नेपाल के साथ, साउथ एशियन कंट्रीज़ के साथ, भूटान के साथ, थाईलैंड के साथ, सिंगापुर, आसियान, साउथ कोरिया, जापान, मलेशिया, मॉरिशस, यूएई, इन सब के साथ तो हाल फिलहाल में किया हमने, ऑस्ट्रेलिया, इन सब के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। उसमें भी अलग अलग लेवल का है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में हाइयर लेवल का हुआ तो सीका इस तरीके। तो किसी के साथ सिर्फ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, किसी के साथ सीका है, किसी के साथ सीपा है, राइट। कुछ ऐसे 6 देश हैं, 6 यूनिट्स हैं जिनके साथ हमारा प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है, मतलब पॉजिटिव ट्रेड लिस्ट है। अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर के एनालिसिस करते हैं, क्या फ़ायदे होते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने से। तो भाई सस्ते दामों पे फॉरेन प्रोडक्ट्स हमारे देश में अवेलेबल होगा अगर हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे तो। इट एक्सपैंड्स इंटरनेशनल ट्रेड, हमारे देश के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको भी मौका मिलता है इंटरनेशनल मार्केट में अपना प्रोडक्ट बेचने का। इट इंश्योर्स अवेलेबिलिटी ऑफ चीपर गुड्स एंड बेटर क्वालिटी ऑफ गुड्स टू द पीपल इन अ कंट्री। लेकिन इसके नुकसान भी हैं। कई दफ़ा होता क्या है कि लोकल इंडस्ट्री जो हैं वो फॉरेन प्रोडक्ट से compete नहीं कर पाती और लोकल इंडस्ट्रीज़ फिर दे स्टार्ट स्लोली डाइंग डाउन। और यही एक मुख्य कारण था कि इंडिया ने RCEP को ज्वाइन नहीं किया।
इंडिया को लग रहा था कि हमारे यहाँ के मिल्क प्रोड्यूसर्स को और फार्मर्स को काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो कंपटीशन फॉर लोकल मैन्युफैक्चरर्स तो हैं ही, उसके अलावा बहुत सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने से एक निगेटिव चीज़ें निकल के आती हैं, जिसको इकोनॉमिक सर्वे 2016 ने नाम दिया था स्पैगेटी बाउल फिनोमिना। स्पैगेटी बॉल देखा है ना आपने, स्पैगेटी बॉल जिसमें मतलब स्पैगेटी लाइक चाउमीन जैसा, राइट। तो इतने सारे देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर दोगे तो खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे कि किसके लिए क्या प्रॉमिस किया था मैंने, किसको लेकर के किन किन आइटम्स पे लिबरलाइज ट्रेड का प्रॉमिस किसके साथ किया है। एंड ए कंट्री में गेट कन्फ्यूज्ड एंड दैट मे क्रिएट ए काइंड ऑफ कन्फ्यूजिंग एनवायरनमेंट। एज ए ट्रेडर यू डोंट नो कि ऑस्ट्रेलिया के साथ ये वाला चीज़ों पे एग्रीमेंट है, कोरिया के साथ ये है। एज ए ट्रेडर पीपल गेट कन्फ्यूज्ड when a country goes for many numbers of free trade agreement, and that is known as spaghetti bowl phenomena given by economic survey 2016। कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर के तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। इस सवाल को लेकर के कई सारे स्टूडेंट्स के मन में डाउट हुआ कि अगर करंट अकाउंट डेफिसिट हो रहा है तो क्या क्या एक्शंस लिए जा सकते हैं। तो डोमेस्टिक करेंसी को डिवैल्यूएट करने का तो एक्शन लिया जा सकता है, क्योंकि इससे एक्सपोर्ट बूस्ट होता है, इंपोर्ट डिक्लाइन होता है। तो वन तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ दूसरा बिल्कुल गलत है, रिडक्शन इन एक्सपोर्ट सब्सिडी। भाई एक्सपोर्ट सब्सिडी को घटा दोगे तो एक्सपोर्ट भी घट जाएगा, एक्सपोर्ट घट जाएगा तो फॉरेक्स रिजर्व आना कम हो जाएगा। तो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। अब फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है, इससे अपने आप हम आ जाते हैं डी पे। लेकिन अगर थर्ड स्टेटमेंट को देखो तो ये भी ठीक नहीं लगता है। ये देख के लगता है कि यार सुटेबल पॉलिसीज टू अट्रैक्ट एफडीआई एंड एफआईआई। अब आप बोलोगे सर एफडीआई और एफआईआई तो कैपिटल अकाउंट में आता है, करंट अकाउंट के लिए हम लोग एफडीआई और एफआईआई क्यों बढ़ाएं। तो मैं इस सवाल का जवाब दो तरीके से दूंगा। पहला तो आप एलिमिनेशन मेथड से, सेकंड तो पूरी तरह से गलत है, फर्स्ट सही है, तो एलिमिनेशन मेथड से आप डी पे पहुंचते हैं। दूसरा, अब देखिए सिर्फ अगर ऑप्शन 1 ओनली एंड 1 एंड 3 ओनली दिया होता तो मैं कहता आंसर 1 ओनली, लेकिन अब 1 ओनली तो है नहीं, तो आंसर होगा डी। आप सोचिए तो एफडीआई से भी क्या होगा। मान लीजिए कि आपने विदेश से कोई कंपनी एफडीआई करके इंडिया में मंगाया, ठीक है, कोई मान लीजिए कि एमजी हेक्टर ने आकर के इन्वेस्ट किया इंडिया में, तो एमजी हेक्टर जब अपनी गाड़ियाँ बाहर बेचेगा तो उससे फॉरेक्स रिजर्व आएगा कि नहीं आएगा। थोड़ा बहुत तो करंट अकाउंट डेफिसिट कम करने में मदद करेगा कि नहीं करेगा। दिस इज हाउ यू कैन जस्टिफाई ऑप्शन 3 बट यू कैन नॉट एट ऑल जस्टिफाई ऑप्शन 2, सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। और इस पे भी मैंने हिंट्स दिया था कि लंबे चोंच वाले जानवर जो हैं छोटे छोटे इंसेक्ट्स नहीं खा सकते, तो बस बच जाता है माइना। कॉमन माइना ही है जो उसके छोटे चोंच होती है, जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स खा सकता है, और इसीलिए ये कैटल्स के पीछे पीछे घूमता है। तो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन B, 2 only. That's all from our side for today. Thanks for watching.